नमस्कार दोस्तों, कल आपने पहली क्लास बायोलॉजी की देख ली। आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, पूरे राजस्थान के अंदर लगातार इसको फैलाते रहो। यदि आपको रियल में मज़ा आ रहा है तो हर एक राजस्थान के हर एक प्रत्येक बच्चे को, स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होना चाहिए। कल की क्लास आपने बहुत शांति से देखी, अच्छे कमेंट्स किए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दिया करो। और जैसे ही एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट सूचना मैं आज आपको दे दूं, सुनो। जिस दिन अपनी यूनिट पूरी हो जाएगी, ध्यान देना, जिस दिन अपनी यूनिट पूरी हो जाएगी, यूनिट पूरी होने के बाद अपन उस पूरी क्लास को एक लास्ट की क्लास में रिवाइज करेंगे। और रिवाइज क्लास में मैं बिल्कुल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं, उनको लाइव आकर आपको कमेंट्स की सहायता से उनको पूरा करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्येक स्टूडेंट की जो समस्या है वो समस्या पूरी की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई कोताही या कोई भी कमी आपके पास नहीं रहेगी। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आपके व्यूज़, लाइक लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जैसे आज हज़ारों विद्यार्थियों ने देखा तो कल ये संख्या डबल हो जानी चाहिए। ये आपके हाथ में है। मेरा काम है केवल आपको मेहनत करवाना, आपको सही ईमानदारी से सहारा देना। अब आप इस चीज़ के लिए आप मेरा सपोर्ट करें। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लगातार उसे लाइक करें और रेगुलर उसे शेयर भी करते रहें। क्लास जैसे ही ऑन हो उससे पहले आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को और इससे रिलेटिव कोई सी भी एग्ज़ाम, साइंस से रिलेटिव बायोलॉजी जहां आती है, चाहे वो AFO हो, FSO हो, चाहे नीट हो, BHU हो, ICR हो, अदर कंपटीशन हो, जनरल कंपटीशन हो जहां साइंस आती है, उन दोस्तों को भी आप इस वीडियो को या इस लिंक को भेज सकते हैं ताकि उससे उनका फ़ायदा होगा। देखो प्यारे बच्चों, दोस्तों सुनो, कल अपन ने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, एक बार वापस जो पुराने बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, जिनको पता नहीं कि क्या टॉपिक चल रहा था, तो उससे पहले की वीडियो एक बार क्लास आप फर्स्ट क्लास को देख लेना। ये अपनी सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास आपको पहले देखनी है। तो सेकंड क्लास के अंदर अपन आज पढ़ेंगे। कल अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन के थ्रू और पूरी आउटलाइन के थ्रू अपन ने रिप्रोडक्शन और ह्यूमन डेवलपमेंट देख लिया था। अपन लास्ट तक कहाँ से कहाँ तक, मतलब ह्यूमन की जो प्रोसीजर होती है रिप्रोडक्शन की, उस प्रोसीजर को पूरा समझ लिया था। अब उस प्रोसीजर में ज़रूरत किसकी है, मेन ज़रूरत किसकी है प्यारे बच्चों? सिस्टम की। तो वो सिस्टम आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य प्रजनन तंत्र। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन आप निकाल लें, रेगुलर लिखते रहें और जैसे जैसे टॉपिक आते हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते रहें। मानव जनन बोल दो या प्रजनन बोल दो, जनन तंत्र। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज चर्चा करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले मनुष्य कैसा प्राणी है, कैसा ऑर्गेनिज्म, कैसा लिविंग है, वो है मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल बोले तो एक लिंगी। देखो कई बार प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है। तो उस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, मोनोसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी का, एक लिंग जिसके अंदर हो, मतलब एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, अर्थात जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो, उसको बोलते हैं एक लिंगी। और दोनों द्विलिंगी, बाई, जिसमें दोनों साथ साथ हो, उसको बोलते हैं द्विलिंगी। जैसे केचुआ है, लीवर फ्लूक है, या फिर फीताकृमि है, ये अपन पढ़ते हैं। तो मनुष्य कैसा प्राणी है, ह्यूमन कैसा प्राणी है, वो है कैसा, एक लिंगी। अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आ रही होगी शायद आपको। आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है? यदि पिक क्वालिटी में कोई दिक्कत आए तो जब आप वीडियो चल रहा हो तो 3 डॉट आते हैं साइड में, ठीक है, इस साइड में ऐसे 3 डॉट होंगे वाइट कलर के। इन 3 डॉट को थोड़ा क्लिक करना और क्लिक करते ही वहाँ आएगी वीडियो की क्वालिटी। और उस क्वालिटी में 400 के आसपास की जो ऊपर की क्वालिटी है उसको आप सेलेक्ट कर लेना, जिससे वीडियो आपको और भी क्लियर दिखेगा। दूर दराज गांव में जो बच्चा बैठा है वहाँ हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो,
तो थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप एक तो नेट के दायरे में चले और बिल्कुल लाइट को पूरा ऑन करके, क्वालिटी को पूरा ऑन करके बिल्कुल अकेले में देखिए आराम से आपको। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से 2-3 विद्यार्थी साथ हैं तो साथ देखिए और ही मज़ा आएगा। दोस्तों धन्यवाद आपको। रेगुलर उस वीडियो को लाइक करते रहें, लगातार हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हम आप देखो, आप किसी भी टीचर की ताकत होते हैं उसके स्टूडेंट, यदि वो उसे सपोर्ट करते रहेंगे। देखो आप मेरे को अनजान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन आप दिल से जुड़ो, मैं भी आपसे दिल से जुड़ूंगा। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो वो आप संस्थान में आए, पर्सनली मुझसे भी मिलें और सीताराम जी से भी मिलें और मेरे साथी लोग और भी हैं विद्वान साथी, उन सब से मिले, तो उस दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत सामने आएगी। तो दोस्तों लगातार लाइक करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करो और झूठी अफवाहों में न आओ, रेगुलर पढ़ाई करो। पूरा कोर्स होगा, बॉटनी जूलॉजी पूरी होगी, अल्टरनेटिव क्लासें चलेगी। तो आप कोई ये नहीं सोचे कि सर ये शुरू करो वो शुरू करो, पूरा होगा। लेकिन पहले धैर्य रखो, 2-5 दिन लगातार मुझे समझो, आप मुझे समझो, मैं आपको समझूंगा। धीरे धीरे मैं इन चीज़ों में सब में सुधार करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, वेरी गुड, शाबाश। लाइक करते रहो, देखते रहो। हाँ जी, तो मोनोसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या हो, अलग अलग। तो अपन पहला स्टार्ट करते हैं, अपन कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव मतलब कौन सा हो गया, नर जनन तंत्र। देखो छोटी क्लासेस में आपने, लोअर क्लासेस में ये सारा पढ़ लिया। देखो 6 से ही अपने शुरू हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन वहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट वर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं या डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। बेटा वो मार्केट में बहुत सारी किताबें, गाइड हैं, जो उनके अंदर पर्टिकुलर इनको अलग अलग नहीं कर सका। मतलब कई जगह ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है, कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन है और कौन सी हेल्पर ग्लैंड्स है। तो इसलिए पहले तो इनको अलग अलग कर लो पर्टिकुलर। आप अलग अलग करने के लिए देखो इसके 3 पार्ट में बनाता हूँ और 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट इसका बनाएं अपन। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, मेन या प्राइमरी या मुख्य या फिर इसको बोल दें अपन प्राथमिक अंग। दूसरे कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी को बोल दो हेल्पर। सेकेंडरी को क्या कहते हैं, हेल्पर। आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए, कोर्स पूरा होगा आराम से। अगस्त बहुत दूर तक है। आपको पता है ऑफलाइन क्लासों में पिछली बार हमने 40 दिन में पूरी क्लास करवा दी थी और 40 दिन में पूरे 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नोट्सों से बोर्ड पर लिखाई हुई चीज़ों में से आए हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मेन चीज़ है ये जान है। यहाँ जो आउटलाइन बनती है या जो बोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है वो प्रत्येक बच्चे को उंगलियों पे होनी चाहिए और हो जाएगी आराम से। मुझे विश्वास है कि आप जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उतनी शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी से और उसी विश्वास के साथ आप भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। रेगुलर अपने कमेंट्स अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन डाउटफुल वगैरह के हैं वो करते रहें। मैंने बता ही दिया, वो सारी आपकी समस्याएं दूर होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्यार था, आपसे जुड़ गया मैं, इसलिए आप लगातार लाइक करते रहें और अपनी इस लिंक को इतना फैला दो कि राजस्थान का प्रत्येक स्टूडेंट ये चाहे कि मुझे पढ़ना बायोलॉजी है। और देखो पढ़ाई क्या है, एक लाइफ है, जीने का तरीका है एक तरह से। जिसने ये सीख लिया सब कुछ सीख लिया। देखो पढ़ाई केवल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे से 2 बात अच्छी सीख लोगे, अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरा स्टूडेंट कम से कम ये सीख गया कि उसे जीना कैसे है। देखो मतलब किस प्रकार की कोई समस्या के थ्रू या टेंशन के थ्रू यदि आप नहीं कर पाते हो तो थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए, आराम से उसको खुद के हिसाब से उसको आराम से थोड़ा सोचिए, अपने को एक थोड़ा सा वक्त दीजिए। यदि डिस्टर्बेंस आ रहा है तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, आराम से बिल्कुल मज़े से क्लियर होगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आज आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जिसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का, आपकी बातों का बाई कॉल से
आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। कॉल से करोगे बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे कोई ऐसी आपके पास क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो उसकी पूरी फ़ोटो क्लियर मेरे पास भेजें आप, क्योंकि कई बार टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप पूरी फ़ोटो, पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट, जो भी डाउट हो, जिनके पास हो, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए। देखो ये मेरी क्लास नीट लेवल को, या फिर इसके बाद आपके एम्स लेवल को, या फिर 12th 11th स्टैंडर्ड को, या जेट को, BHU को, ICR को, सबको टच कर रही है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन सारे कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर हैं 9929521726 99 29 52 17 26 मुकेश महिला। तो आपके कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबरों पे लगातार अपना संपर्क बनाए रखें। लगातार कॉल से मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कॉल से कि आप किस प्रकार से हैं, कैसे हैं। आई होप आर यू वेल, मतलब बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा कमेंट्स के साथ साथ मुझे अवगत भी कराते रहें बाई कॉल से भी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी और हिंदी वाले भी लगातार मुझे संपर्क करते रहें, क्योंकि आपका जुड़ाव मुझे और भी ज़्यादा शक्ति देगा और भी पावर देगा, और मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ आऊँगा। बहुत बहुत यस, लाइक करते रहो। देखो प्यारे बच्चों, आओ टॉपिक के ऊपर। बीच बीच में मोटिवेशन करना, आपको एक तरह से फ्लो में लाना, इसलिए मैं बीच बीच में ये बातें करता रहता हूँ। बोर नहीं हो आप। देखो मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट बोर नहीं होना चाहिए, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास। बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल सामने, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, करते रहिए आप। हाँ जी, एक कौन सा हो गया? प्राथमिक अंग, जिसको मेन या प्राइमरी बोल दिया अपन ने, मुख्य बोल दिया। दूसरा हेल्पर, और तीसरी इसकी प्रकार है, थर्ड इसका टाइप जो है वो है प्यारे विद्यार्थियों, वो है हेल्पर जेनेटिक ग्लैंड्स। इसको बोलते हैं अपन सहायक बोल दो या द्वितीयक बोल दो, सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सी? सहायक जनन ग्रंथियां। दोबारा सुनो, देखो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले। प्राइमरी मेन, मुख्य, दूसरा सेकेंडरी द्वितीयक, और तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लो, फिर अपने बाप अपनी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। देखो इसके अंदर तो एक ही आता है, वो है टेस्टिस। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। इसमें सेकेंडरी में कौन आएगा? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। दूसरा कौन सा आएगा इसमें? वास एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस। इसके अलावा पेनिस। हेल्पर ग्लैंड, यहाँ ध्यान रखना, 3 है। बहुत सारी किताबों के अंदर, गाइडों के अंदर इसको ऐसे कर रखा है, सेमिनल वेसाइकल को बना रखा है सेकेंडरी, जबकि वो सेकेंडरी ग्लैंड में आता है, हेल्पर ग्लैंड में आता है, सहायक जनन ग्रंथियों में आता है। एक कौन सा हो गया? सेमिनल वेसाइकल। दूसरा कौन सी है इसमें? काउपर्स। और इसके अलावा आप जानते ही हो प्रोस्टेट। ये सारी ग्लैंड है। देखो प्यारे बच्चों, पहली कौन सी पढ़ी अपन ने? प्राइमरी या मेन। और ये कौन सा हो गया? वृषण, टेस्टिस। इनकी चर्चा करेंगे अपन, इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वर्षण से जुड़ा हुआ कौन हो गया? अधिवर्षण। ठीक है, अधिवर्षण के जालक बनते हैं, अंदर ग्रुप बनता है, उनको बोलते हैं वर्षण जालक। रेटेटेस्टिस, ये भी इसी में आता है। क्योंकि ये चीज़ें याद इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार। नीट में 2 बार वो क्वेश्चन आ गया। वो क्या करता है, यहाँ से स्पम बनेंगे इस ऑर्गन के अंदर, तो स्पम बनने के बाद उनकी फॉलोइंग लाइन को पूछता है, मतलब उसके फॉलोइंग जो एक वो है, पाथवे है, उसका मार्ग है, उसको पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है। मतलब आपको 4-4 का ग्रुप बना के देगा। चर्चा करेंगे अपन, अभी फिलहाल ध्यान दो। अधिवर्षण का ग्रुप अंदर बन गया, जाल बन गया, वो क्या हो गया? वर्षण जालक। और इसके बाद नलिका बन गई, उसको बोलते हैं शुक्रवाहक।
शुक्र वाहक, और ये कौन सी होगी? शुक्र वाहिनी। और ये पेनिसिलिन जानते ही हैं आप। ये कौन सा हो गया? शुक्राशय। ये काउपर है, ये प्रोस्टेट है। इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको काउपर बोल दो। और ये कौन होगी? प्रोस्टेट हो गई। ये है मेन आउटलाइन। देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब फिर आप टॉपिक वाइज लगातार उन चीज़ों को समझते रहिए। देखो सबसे पहले कौन सा? टेस्टिस मेन प्राइमरी ऑर्गन है, मुख्य अंग है। उससे जुड़ा हुआ कौन सा है? अधिवर्षण। अधिवर्षण का जो जाल बनेगा उस जाल को क्या बोलते हैं अपन? अंदर जो जाल बनता है, ग्रुप बनता है, वर्षण जालक। वर्षण जालक से ट्यूब बाहर निकलती है, लगभग 15 से 20। वो ट्यूब कौन सी? शुक्रवाहक। फिर उनसे एक नलिका कहाँ तक आकर जुड़ेगी? शीशन तक जुड़ेगी, उसको कह दिया अपन ने शुक्रवाहिनी। वास्ट डिफरेंस। और इसके बाद ग्रंथियों के अंदर 3 है, तो ध्यान रखना इन ग्रंथियों का। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक लैंगिक अंग है, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि है। और इनके अंदर आपको ये इस चार्ट के अंदर या इस आउटलाइन के अंदर या इस ड्रॉ लाइन के अंदर आपको पता लग जाएगा। ग्रंथियाँ 3, शुक्राशय, काउपर और प्रोस्टेट। क्लियर हो गई सारी बातें? आपको समझ में आ गया? अब अपन इनकी प्रत्येक की डिटेल प्लस कार्य पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया सबने? चलो देखो आगे। रब कर दूं मैं इसको? अब देखो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो चीज़ें हैं उनको वापस स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। और उनमें से सबसे पहला ऑर्गन, अपना फर्स्ट ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस। टेस्टिस या वर्षण। टेस्टिस या वर्षण। देखो ध्यान दो थोड़ा सा। अब थोड़ी सी चीज़ें कुछ फैक्ट वाली भी है और कुछ समझने वाली भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। अब देखो कॉपी पेन अपना निकाल लो, तैयार हो जाओ लिखने को। रेगुलर हाजी ला लाओ। देखो देखो ध्यान दो। टेस्टिस की बात करते हैं अपन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होते हैं 1 पेयर, एक जोड़ी, मतलब 2। पहली चीज़ तो ये ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब बनते कैसे हैं, क्या है, एक छोटी सी आउटलाइन और छोटे से ऐसे डायग्राम, रफली डायग्राम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो कल अपन ने डेवलपमेंट के थ्रू लास्ट में ये देखा था, गैस्ट्रुला। ये अवस्था आई थी ना, तीसरी अवस्था। यहाँ एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर ये समझ में नहीं आया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं बेटा। अभी वो जाइगोट के बाद का डेवलपमेंट है ना, वो जब क्लास चलेगी डिटेल में तब समझाएंगे पूरा उसके ऊपर। वो तो कल एक ड्रॉ लाइन बताई थी मैंने। इसके अंदर मैंने 3 झिल्लियाँ बताई थी आपको, एक तो एक्टो, एक एंडो और एक बताई थी मीजो। और ये भी कहा था साथ में कि इनके द्वारा बाह्य, अंत और मध्य झिल्लियों के द्वारा पूरा क्या होता है, अंग जनन होता है, अंगों का निर्माण होता है। तो इस वर्षण का जो निर्माण है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो निर्माण होता है वो होता है किससे, मीजोडर्म से। यानी मध्य स्तर है भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय झिल्लियों का जो मध्य स्तर है मीजोडर्म, वो क्या करता है, इस वर्षण का निर्माण करता है। देखो एक बालक का विकास होता है अंदर इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तब आपको पता है उसके तीसरे मंथ के अंदर उसमें सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। मतलब तीसरे माह के आसपास उसके अंदर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। और आपने को पता होगा एक विधि चलती है एमिनोसेंटेसिस, उल्बवेदन। एमिनोसेंटेसिस मतलब जिसके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता करते हैं, मतलब 3 माह बाद। तो लगभग ऑर्गन बनना शुरू कब हो गए, दिखना कब शुरू हो गए, 3 माह में। मतलब जैसे कैसे, जैसे यूट्रस के अंदर है और ये फीटस का एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल बोले तो उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तीसरे माह के बाद गोनाड्स दिखाई देना शुरू होंगे, लैंगिक जनन अंग दिखाई देंगे। उनमें से सबसे पहले ये गोनाड्स अंदर बनते हैं। मतलब ये क्या बन गए, इसके अंदर टेस्टिस या वर्षण बनना शुरू हो गए।
लगभग 7 महीने पूरे हो गए, इसके बाद ये बाहर क्या है, वर्षण कोश, इस वर्षण कोश के अंदर ये बाहर आ गए, ठीक है। स्क्रोटम या वर्षण कोश मतलब बनते अंदर है, लेकिन इसके बाद ये खिसक कर किस में आ जाते हैं, वर्षण कोश में आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। मतलब आपके टेस्टिस यहाँ आ गए, ठीक है। हल्के गुलाबी रंग, पिंक, गोलाकार, अंडाकार आकृति के होते हैं ये, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ होगी। जब ये डेवलप होंगे, बाहर आएंगे, तब इनका जो बाहर है एक वयस्क मनुष्य का, बता रहे हैं अपन, 10 से कितना होता है, 15 ग्राम, मतलब नॉर्मल जो वेट है वो इतना है। लंबाई इसकी जो लेंथ होती है वो होती है कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर, हो सकता है 0.5 ऊपर नीचे बहुत सारी बुक्स में हो ये। तो इसकी फैक्ट के ऊपर मत जाना, क्योंकि फैक्ट का क्वेश्चन कोई नहीं देता, ये देगा तो उसकी डिटेल उसकी स्ट्रक्चर में से देगा। चौड़ाई मोटाई मानते इसकी 2 से, कई किताबों में 2.5 से 3.5 लिख रखा है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी यहाँ फैक्ट वाली है, तो फैक्ट वाली में क्वेश्चन आता नहीं है। वैसे मेन डिटेल इसको समझो। देखो उदर गुहा से बाहर आ गए, किस में आए, स्क्रोटम में आए। तो स्क्रोटम में आते हैं ना, तो उदर गुहा से और स्क्रोटम के बीच एक झिल्ली लगी होती है, यहाँ पे एक झिल्ली, जिसकी सहायता से ये जुड़े रहते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, पेरिटोमियम झिल्ली, पेरिटोमियम झिल्ली। अब देखो, अब आगे आ जाओ, ये स्क्रोटम की क्या है, दीवार है, स्क्रोटम या वर्षण कोश की दीवार। अब इस दीवार की विशेषता पूछ लेता है कई बार। दीवार की विशेषता ये कैसी है, पेशीय, लचीली, उत्तेजनशील, संकुचनशील। देखो जहाँ पेशियाँ मसल्स आ गई तो उसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण जरूर होगा, प्रत्यास्थता का गुण होगा, उत्तेजनशीलता का गुण होगा, संकुचनशीलता का गुण अवश्य होगा उसमें। देखो उसी की सहायता से ये आपके टेस्टिस इसके अंदर फ्री मूवमेंट करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे मूवमेंट इसके अंदर करेंगे। स्क्रोटम के अंदर सुरक्षित हैं ये। क्यों आते हैं बाहर, कैसे आते हैं, क्यों ज़रूरी है, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल स्क्रोटम को देख लो। तो ये स्क्रोटम की दीवार कैसी है, पेशीय, बाहर की और उसके अंदर होते हैं रोम, और अंदर यहाँ पर मिलती है इसमें मसल्स या पेशियाँ। इन पेशियों के ग्रुप को कहते हैं डार्टोस। याद रखो कौन सी पेशी है, डार्टोस पेशियाँ इसके अंदर मेन पाई जाती है। और डार्टोस पेशियों के तंतु है ना, फाइबर्स या फिलामेंट जो होते हैं ना, वो इसकी दीवार से बाहर निकले हुए फैले रहते हैं जैसे डोरी की तरह। उन डोरी नुमा या उन तंतु को या उस डोरी को, उस मेन पेशी को कहते हैं क्रेमास्टर, क्रेमास्टर पेशी, क्रेमास्टर मसल्स। कौन सी होगी, क्रेमास्टर। देखो दीवार में अधिकतम संकुचनशील जो पेशियां हैं, त्वचा की पेशियां कौन सी है, रेखित पेशियां, ठीक है, लाइनिंग वाली मसल्स है, तो वो तो डार्टोस हो गई ग्रुप। तो उनका एक मेन तंतु या डोरी है, उसको क्या बोल दिया, क्रेमास्टर। तो अब ध्यान रखना, मसल्स जहाँ है तो वहाँ सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है। और संवेदनशीलता का मतलब कि इनको टच या कोई भी किसी भी प्रकार की बाह्य हरकत है वो इसी से ही ज्ञान होती है, किससे, क्रेमास्टर या डार्टोस पेशियों से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ के इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। डार्टोस पेशियाँ दीवार के अंदर पाई जाती है और उनमें से भी मेन जो आकर्षण, उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता का जो आधार प्रदान करती है, उस पेशी का नाम क्या है, डार्टोस पेशी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये बाह्य चीज़ें थी, थोड़ी सी बाह्य संरचना थी, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार, थोड़ा सा यहाँ से अपन फ्लो में आना शुरू हो गए और मज़ा आना भी शुरू हो गया होगा। अब बिल्कुल टॉपिक शानदार चल रहा है। देखो ये तो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, एक जोड़ी होते हैं गुलाबी रंग के, अंडाकार। इसके अलावा ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट, एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के समय उदर गुहा में बनेंगे और उदर गुहा में बनने के बाद 7वें महीने में
कौन से महीने में, ध्यान रखना 7वें महीने में ये बाहर आ गए, किसमें, वृषण कोश या स्क्रोटम में। और स्क्रोटम में लटके किसकी सहायता से रहते हैं, लटके किसकी सहायता से, कौन सी झिल्ली के द्वारा, बोलो देखिए, अपने आप में ही बोलो, पेरिटोमियम झिल्ली। मेरे साथ साथ बोलते रहो, लिखते रहो, याद करते रहो, तो एक क्लास तो एक रिवीजन तो आपका वहीं हो गया। ऐसे सामने, जैसे मैं सामने पढ़ा रहा हूँ आपको और आप मेरा जवाब दे रहे हैं, वैसे मन में बोल बोल के लिखते जाओ, मज़ा आएगा आपको भी, आपको दूसरी कोई चीज़ें हैं उसमें भी बोर नहीं होंगे और रेगुलर ध्यान रहेगा। तो ये कौन सी थी जो लटकने वाली झिल्ली है, वो है पेरिटोमियम। देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, थोड़ी सी मेरी एक राय है आपको। जैसे मान लो, देखो स्टूडेंट सारे एक जैसे नहीं होते, सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं क्लास के हर एक स्टूडेंट के वॉच आउट करूं, वहां तक पहुंचूं। तो मैं तो उस हिसाब से चलूंगा, 0 लेवल से भी, हाई लेवल से भी, धीरे भी, तेज़ भी, 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 4 बार भी चलूंगा। इसलिए एक तो जिन बच्चों की कैचिंग पावर होती है, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी, तो जिन्होंने पढ़ लिया, एक बार समझ में आ गया, तो वो बच्चा ऐसे नहीं सोच रहे यार क्या बता रहे हैं बार बार में, ये तो बार बार बता दिया। बेटा आप जैसे सारे नहीं हैं, ठीक है। और जो बच्चा, जैसे मान लो कई बार मैं कोई चीज़ जल्दी बोल देता हूँ, नहीं समझ में आया, और बच्चा सोचता अरे यार समझ में नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसी वीडियो को जैसे ही एक बार ने आपने वर्बली देख लिया, हाथों हाथ लाइव चल रहा है, बच्चे कमेंट करते रहते हैं, उनमें भी ध्यान जाता रहता है, तो उन चीज़ों को आप ऐसे नहीं सोचे, ना तो मोटिवेट होए ना डिमोटिवेट होए। उस वीडियो को जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखें। इवन दैट मैं तो सबसे यही कहूँगा, दोबारा सारे देखें और इसके बाद धीरे धीरे आराम से उसके, जैसे लाइव क्लास ऑन ऑफ होगी, ऑफ होने के बाद आपके मोबाइल में है, चैनल चलाएं, शेयर करें, उसे लाइक करें और उसके नोट्स बनाते रहें और वहीं फिर कमेंट लिखते जाएं। क्योंकि लाइव क्लास में ना तो आप कमेंट कर पा रहे हैं सही, ना ही आप समझ पा रहे हैं। इसलिए उस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब बार बार देखते रहें उसको, और जहाँ समझ में नहीं आया उस एरिया का देख लें, उसको दोबारा सुन लें। उस टॉपिक को, जैसे मान लो ये टॉपिक कोई हार्ड था, उस वहाँ तक के वीडियो को, 2 मिनट 5 मिनट के वीडियो को दोबारा आप वॉच करें और कमेंट कर दें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें इसके बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण मेन चीज़ है जिससे आपकी रिवाइज होगा बार बार। देखो ऑफलाइन में तो इतना रिवाइज नहीं होता, यहाँ तो आप हज़ारों बार रिवाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में। जैसे देखो एक चीज़ बताऊँ, आप मूवी देखते हो टीवी के अंदर, वो मूवी आपको याद हो जाती है पूरी, कोई सीरियल याद हो जाता है, कोई घटना याद हो जाती है आंखों देखी, तो उस घटना को बार बार देखोगे। ये वाली एक एज ए मूवी चल रही है आपके सामने और इस हिसाब से माइंड को कंसंट्रेट करके बार बार देखो। तो मुझे विश्वास नहीं, पूरी कंप्लीट आपके साथ ये आशा है कि वो आपको बिल्कुल याद होगी और एग्ज़ाम में देखते ही रहे, हाँ यार मैंने वहाँ पढ़ी थी, ये पेशी है, टिक करो। 4 ऑप्शन में से एक देखना है अपन को और जो पढ़ा हुआ है वो फटाफट टिक होगा और अपना काम होगा। तो धन्यवाद। इसके बाद आप लगातार उसको बार बार देखते रहो। कमज़ोर स्टूडेंट, कमज़ोर तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन जिनका किसी का मान लो कैचिंग पावर कम है, नहीं ध्यान में आया या ध्यान भटक गया और वो चीज़ एक बार छूट गई, तो वापस उसको देखो बार बार, कमेंट्स बॉक्स लिखो, रेगुलर उसके नोट्स बनाओ। देखो जी आओ, तो कौन सी झिल्ली से लटके हैं? पेरिटोमियम झिल्ली से। इस पेरिटोमियम झिल्ली के बाद वृषण की जो दीवार है, ये दीवार पेशीय दीवार है। दीवार के अंदर कौन सी मसल्स हैं? डार्टोस, और उनमें भी कौन सी? क्रेमास्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। अब मेन एक टेक्निकल चीज़ के ऊपर आते हैं अपन। ठीक है, कौन सी चीज़ है? वृषण कौन से माह में बाहर आए? 7वें माह में। बाय द वे नहीं आते हैं तो मान लो ये नहीं आए, बाहर नहीं आए, नहीं आते हैं तो एक विकार, एक डिसऑर्डर, एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग को कहते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। कौन सा रोग बोलते हैं? क्रिप्टोकार्डिज्म। बोलो मेरे साथ, क्रिप्टोकार्डिज्म, या हिंदी में बोलते हैं इसको गोपिक वृषणता। बाकी ये आता नहीं है हर जगह, हर जगह क्रिप्टोकार्डिज्म आता है। देखो अब उसकी समस्या क्या हो जाएगी। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मेल में, और हो सकता है, देखो ये तो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर, त्रुटि, कोई ना कोई किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, और उस समस्या में ये बाहर नहीं आया तो उस स्थिति को तो कहते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। और क्रिप्टोकार्डिज्म के अंदर शुक्राणु नहीं बनते। क्यों नहीं बनते उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। मतलब इनका परिपक्वन नहीं होगा, शुक्राणु परिपक्वन नहीं होता।
मतलब स्पर्म मैचुरेशन, शुक्राणुओं का परिपक्वन या पूर्णतः डेवलपमेंट विकास नहीं होगा। कौन सी स्थिति में? क्रिप्टोकार्डिज्म में। इस विकार को, जहां शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं होता, इस विकार को कहते हैं एजोस्पर्मिया। कौन सा बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया वो होता क्रिप्टोकार्डिज्म, शुक्राणु परिपक्व नहीं होना, एजोस्पर्मिया। ऐसे शुक्राणु, ऐसे वर्षण को बाहर निकाल दिया जाता है बाई ऑपरेशन, सर्जरी या शल्य क्रिया द्वारा। इस क्रिया को बोलते हैं आर्कीडेक्टोमी। आर्कीडेक्टोमी आप जानते हो, पशुपालन वाले सारे पढ़ते हैं आर्कीडेक्टोमी। वंध्याकरण होता है पशुओं का, उसमें ये मेन विधि काम में ली जाती है, जिसमें वर्षण को क्या कर दिया जाता है? कुचल दिया जाता है। ठीक है। एक आती है आपकी वासेक्टोमी। वासेक्टोमी अलग पढ़ाएंगे आपको, उसमें उसकी वो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को बांध दिया जाता है। तो ये 3 टर्मों वापस पढ़ो। देखो, बाहर नहीं आए क्रिप्टोकार्डिज्म, गौपिक वर्षणता, बाहर नहीं आए तो मैचुरेशन नहीं हुआ, एजोस्पर्मिया, और ऐसे की शल्य क्रिया करना, आर्कीडेक्टोमी। तीनों टर्म्स आ गई समझ में। अब देखो टर्मोलॉजी हार्ड है। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। बेटा हिंदी इंग्लिश क्या करेगी इसमें? बायोलॉजी तो टर्मोलॉजी पूरी यही है। टर्मोलॉजी समझ में आनी चाहिए। थ्योरी आपको ना तो लिखनी है ना डायग्राम बनाना है। बेसिक टर्मोलॉजी समझ में आ गई, इंग्लिश वाले का भी काम हो गया, हिंदी वाले का भी हो गया। दोनों वर्ड आप रेगुलर, हिंदी वाले तो दोनों वर्ड लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड लिखते रहो, अपना काम हो गया, टॉपिक पूरा हो गया। अब कहाँ हिंदी और कहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है? ठीक है, क्लियर? लाइक करो। हाँ, क्रिप्टोकार्डिज्म नहीं आना, नहीं बनना, परिपक्व नहीं होना, एजोस्पर्मिया, और बाहर उनको कुचल देना या हटा देना, आर्कीडेक्टोमी। एक चीज़ और है, आपने शायद सुनी होगी कि उसके टेस्टिस में पानी भर गया, मतलब नल भरना, सुना होगा शायद आपने, वो गाँव में कहते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तरल संयोजी उत्तक आते हैं। संयोजी कंजक्टिव टिश्यूज, कंजक्टिव टिश्यूज उत्तक भर जाते हैं। उत्तक भरने की इस क्रिया को कहते हैं हर्निया। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? हर्निया, टेस्टिस हर्निया। वर्षण का क्या बोलोगे? हर्निया। और हर्निया का इलाज भी वही ऑपरेशन या शल्य क्रिया है। बहुत सारे आसपास में आपने देखे होंगे ऐसे पेशेंट जिसमें पानी भर जाता है ना, ये भारी हो जाते हैं, तो उनको यहाँ से इस ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो 4 टर्म मैंने बताई है यहाँ, चारों टर्म को रिपीट करना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा मैं। नहीं आना क्रिप्टोकार्डिज्म, नहीं परिपक्व होना एजोस्पर्मिया, और शल्य क्रिया से ऐसे वर्षण को हटाना आर्कीडेक्टोमी, और वर्षण में तरल या संयोजी टेस्टिस में फ्लूइड कंजक्टिव टिश्यूज का भरना, टेस्टिस हर्निया। वर्षण का हर्निया हो गया, उसे हर्निया, हर्निया बोलते हैं उसको, उसको भी शल्य क्रिया से हटा दिया जाता है। अब एक मेन चीज़ प्यारे बच्चों, 7वें महीने में बाहर आते हैं, ज़रूरी है साहब। नहीं आते हैं तो ये वाला हो गया जुगाड़। मान लो नहीं आए किसी के, वो तो तब तो ये, लेकिन आना ज़रूरी क्यों है? देखो जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का मतलब तो समझते हो ना, स्तनधारी, स्तनधारी। अब उन स्तनधारी में से बड़े वाले हैं ना, 3-4 नाम बताऊं मैं आपको। हाथी, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल और समुद्री गाय, सी काऊ। ये ऐसी है जिनके अंदर या जिनमें टेस्टिस उदर गुहा के अंदर होते हैं। बाकी इन सब को छोड़कर, किनको? हाथी, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल और समुद्री गाय, इनको छोड़कर मनुष्य सहित सभी प्राणियों में वर्षण क्या होते हैं? वर्षण कोश या स्क्रोटम या बाहर होते हैं। बाहर स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम में क्यों होते हैं? क्योंकि देखो सुनो प्यारे बच्चों, स्क्रोटम और उदर गुहा के टेम्परेचर में अंतर होता है 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कई जगह 2 से 3 भी लिख रखा होगा, कंफ्यूज मत होना, मस्त रहना आराम से। यहाँ जो डेटा मिलेगा वो बिल्कुल ऑथराइज्ड डेटा मिलेगा, जिसमें आराम से आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं करोगे। हाँ,
बस ये है, चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है मेरा लेवल अलग हो, आपने आज तक बायोलॉजी पढ़ी वो अलग हो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। कोई रटने के ऊपर और रटाने के ऊपर विश्वास करता है, और हम बच्चे के माइंड को खोल देते हैं और उसको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, बिना बोरिंग के साथ उसके माइंड को अटैक करते हैं। तो यहाँ माइंड आपको खोलना है। देखो स्तनधारियों में बाहर क्यों है? क्योंकि किसके बीच? एब्डोमिनल कैविटी ये रही, उदर गुहा, और वसन कोश ये रहा। इन दोनों के बीच का अंतर, टेम्परेचर अंतर, ये ताप का अंतर है। टेम्परेचर अंतर कितना है? इतना। तो ये टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड किसका कम है? स्क्रोटम का कम है। और स्क्रोटम का कम है, तो इस स्क्रोटम कम वाले टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? परिपक्वन। ध्यान रखो, उदर गुहा की, दोबारा बोल रहा हूं मैं लाइन को, उदर गुहा की अपेक्षा में स्क्रोटम का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम। और इस तापमान पर शुक्राणुओं का परिपक्वन आसानी से हो जाता है। अतः स्तनधारियों के वर्षण उदर गुहा में नहीं होते, स्क्रोटम में बाहर होते हैं। बिल्कुल आई ना बात समझ में? देखो बहुत अच्छी बात है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वर्षण बाहर स्थित होते हैं। तो बाहर स्थित का कारण क्या हुआ? एक तो मैचुरेशन और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर कम किसका होगा? स्क्रोटम का। और कम क्यों आवश्यक है? परिपक्वन मैचुरेशन के लिए। क्लियर? टर्मोलॉजी बिल्कुल याद रखो, होता जाता करता ये चीज़ें याद नहीं रखनी, केवल उस कंसेप्ट को याद रखो, कंसेप्ट को माइंड में बैठा लो, मज़ा आएगा, बहुत शानदार लगेगा। देखो अब सुनो, मैंने क्या कहा, उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करता हूँ नए तरीके से। यहाँ टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। किसके अंदर? उदर गुहा के अंदर। ये दीवार बनाई है मैंने यहाँ इन दोनों के बीच की। और यहाँ टेम्परेचर क्या है? कम। इस ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आपको पता है, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर टेस्टिस नहीं, स्पर्म, शुक्राणु, उसका परिपक्वन नहीं होता, और यहाँ परिपक्वन हो जाता है। तो एक चीज़ और भी, इससे एक लॉजिक भी आप समझ सकते हो। देखो जो भी स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट, उनको अंदाज़ा हो जाता है, सर्दियों में आपको पता है ये सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ कर किधर की ओर चले जाते हैं? किधर की ओर चले जाएंगे? उदर गुहा की ओर। और गर्मियों में ये लटक जाते हैं। रीज़न क्या है इसका? यही तो रीज़न है, टेम्परेचर। भाई सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, और उदर गुहा का टेम्परेचर तो आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है ये। तो वो टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए वो ऊपर की ओर सिकुड़ जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे, और ऊपर की ओर जाएंगे तो वो टेम्परेचर उनको प्राप्त हो जाएगा। और गर्मियों में टेम्परेचर जनरली कितना? 40 के आसपास या इससे प्लस होता है, इसलिए वो लटके रहते हैं। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए इनमें ये हरकतें होती है, और हरकत करवाने के लिए या इनकी टच या चोट के लिए आपको बताइए कौन सी पेशियाँ होती है? डार्टोस पेशियाँ। ठीक है, अब तो आ गई होगी शायद क्लियर। 4 बार मैंने बता दिया इसको, 4 बार समझा दिया। अब यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। मेन इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक ये वाला है, इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे अपन। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो थोड़ा सा। हाँ जी बच्चों, दोस्तों उतार लिया होगा शायद आपने, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। थोड़ा सा एक बार वापस इस वीडियो को देखकर, लाइक करके, कमेंट करके वापस उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दें। मज़ा आ रहा होगा, आराम से बिल्कुल निस्पीकर होकर मज़े से पढ़ते रहिए। देखो जी, अब मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ। एक बार जिन्होंने नहीं किया वो वापस इसको देख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो, ये तो सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की चीज़ें, बाह्य संरचना के बारे में अपन ने सारी चीज़ें इसकी देख ली। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आएंगे अपन। अंतः संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना में अपन ने इसकी स्क्रोटम की स्ट्रक्चर देखी, स्क्रोटम का कार्य देखा, पेशियाँ देखी, बाहर क्यों आते हैं, नहीं आते हैं तो क्या होता है, क्यों बाहर स्थित होते हैं, नहीं आने की स्थिति में कौन सा विकार होता है और उसका इलाज क्या होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी। देखो ये बेसिक लाइफ भी है, ये तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, मतलब जीव से जुड़ी हुई विज्ञान। अब उसको स्ट्रेस में आके क्यों पढ़ो, अपने ऊपर जोड़ो सारा। एज ए प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, और उनको उसी के हिसाब से पढ़ते जाओ। एक्सटर्नल हो गई पूरी। इंटरनल देखो,
इंटरनल में देखो इसका टीएस देखना है अपन को, ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। और टीएस देखो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी होगा, इनकी स्लाइड भी आती है, मतलब उनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी इनकी ये स्लाइड आती है, तो उस स्लाइड में अपन सारी चीज़ उसकी कवर देख सकते हैं। और इस टेस्टिस में सबसे पहले उसकी दिखेगी लेयर, परतें। बहुत सारी किताबों के अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर, बड़ी बड़ी किताबों में 2 लेयर इसकी लिख रखी है। एक तो है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सी बाह्य परत है, कौन सी अंत है और कौन सी मध्य है। दूसरी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इन्हीं में से ही एक आंतरिक परत बनती है जो उभार बनाती है, फोल्डर बनाती है, जो मैं बताऊं आपको, वो है वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा, ये परतें ध्यान रखनी है। बाह्य परत कंटिन्यू लिखी है मैंने, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत, वेस्क्यूलोसा। इन परतों से आपको देखना है कि आंतरिक जो भाग होता है इन परतों का, आंतरिक भाग वो संयोजी भाग है। कंजेक्टिव टिश्यूज का बना है, संयोजी भाग है, और उसको बोलते हैं अंतराली भाग। अंतराली भाग, और अंतराली भाग में उत्तक होंगे, तो आपको पता है टिश्यूज होंगे, उत्तक या टिश्यूज। उत्तक या टिश्यूज की बात करें तो उन टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? सेल से होता है, कोशिकाओं से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं बोलेंगे? लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं। लीडिंग ध्यान रखना, आप तो लीडिंग सेल लिखा हुआ आता है, और लीडिंग सेल का क्वेश्चन हर बार, चाहे नीट की एग्जाम हो वगैरह, चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि हार्मोन का रिलेटिव काम है यहाँ, और हार्मोन का रिलेटिव काम है तो इनको यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, लीडिंग सेल्स का कार्य है वो क्या है? मेन काम है इनका टेस्टोस्टेरोन स्रावित करना, या इनको बोलते हैं ना एंड्रोजन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन। देखो अपन ने शुरू के वीडियो में चर्चा की थी कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने का मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने का डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता है, वो किस पर करती है? हार्मोन पर। और वो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का काम क्या हो गया? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। याद रखना, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करेगा? कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। क्लियर बच्चों? लीडिंग सेल्स का काम हो गया मेन, और लीडिंग सेल्स की कोशिकाओं के ऊपर काम करने वाला जो हार्मोन है वो पीयूष का आएगा, जिसको बोलते हैं अपन गाइनोमेट्रिक हार्मोन, या गोनाड्स के ऊपर काम करने वाला, या लैंगिक हार्मोन। और वो कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक तो LH और दूसरा FSH। तो LH तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नियंत्रण करता है, ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन पर नियंत्रण करना किसका काम है? LH का। और FSH का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को प्रेरित करना। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कंफ्यूज करते हैं ये, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना, मेरे बच्चों को कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप प्यारे प्यारे दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जुड़े हैं, इसलिए आपकी पूरे डाउट, पूरी चीज़ें क्लियर करना मेरा फ़र्ज है। दोबारा समझो प्यारे बच्चों, ध्यान दो टाबरों। ध्यान क्या देना है कि अंतराली कोशिकाएँ हैं बीच बीच के अंदर, लीडिंग कोशिकाएं हैं, और लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित हुआ? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पर नियंत्रण किसका हुआ? LH का, जो पीयूष का है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाड्स के ऊपर काम करने वाला हार्मोन। ठीक है, और दूसरा हार्मोन कौन सा बताया? FSH, जो इसके ऊपर काम करेगा। तो इसका काम द्वितीयक लैंगिक लक्षण करना प्लस शुक्र जनन करना। तो शुक्र जनन का काम आएगा ना, तब तो FSH इसके साथ जुड़ जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आपको एंडोक्राइन सिस्टम बताएंगे तब और भी अच्छे से इन दोनों हार्मोनों को समझाएंगे। इसलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, कार्य नहीं बैठ रहे दिमाग में, पहली बार जो कोई पढ़ रहा हो, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा हो, ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, उनके लिए वापस अपन जब शुरू करेंगे कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो उनके अंदर इनकी पूरी डिटेल, क्लियर डिटेल आ जाएगी। तो ध्यान दो, लेडिंग सेल के द्वारा कौन सा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन काम द्वितीयक लैंगिक लक्षण करना, और एफएसएच के साथ मिलकर शुक्रजन क्रिया को प्रेरित करना, और एलएच वो भी पीयूष का हार्मोन है, उसका काम इसके ऊपर नियंत्रण करना। किसके ऊपर? एंड्रोजन के ऊपर। क्लियर होगी बात। अब देखो आगे, नॉर्मल चीज़ बनाता हूँ मैं, ऐसे कोई डायग्राम अपन को पूरा करना भी नहीं है, आपको ये है कि चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। देखो जी, वर्षण की संरचना देखें अपन, आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के अंदर सबसे पहले पिंड है या लॉब्स को बोल दो पाली, जिनकी संख्या होती है 250 से 300, उनको बोलते हैं वर्षण पिंड। क्या बोलते हैं? वर्षण पिंड। टेस्टिकुलर लॉब्स, क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लॉब्स, वर्षण पिंड। और इस वर्षण पिंड के अंदर 2 से 3 नलिकाएं ट्यूबल्स होती है, जिनको बोलते हैं रेता। ध्यान रखना, मेन आएगी, ये मेन इंपॉर्टेंट है। रेता या शुक्रजनन या फिर सेमनीफेरस ट्यूबल्स। रेता नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाएं। अब देखो, अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान रखना, ये तो अंतराली भाग हो गया। अंतराली भाग के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग कोशिकाएं। ये सारी चर्चा मैंने कर ली उसमें पहले ही। लीडिंग का काम हो गया नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का स्राव करना। अब आंतरिक संरचना में क्या है? 250 से 300 की संख्या में क्या है? पिंड है, लॉब्स है, पालियां हैं, उभार हैं, त्रिभुजाकार उभार, ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के उभार बने होते हैं। इन उभारों को क्या नाम दे दिया अपन ने? टेस्टिकुलर लॉब्स। और इस टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर ट्यूब हैं, इन टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर ट्यूब हैं। उन ट्यूब का नाम दिया अपन ने रेता नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है, या सेमनीफेरस ट्यूबल्स। रेता भी इसी को ही कहते हैं, शुक्रजन भी इसी को ही कहते हैं, सेमनीफेरस भी इसी को कहते हैं। और ये मेन अब इम्पोर्टेंट है इसकी, वर्षण की कुछ खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मेन है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज सेमनीफेरस ट्यूबल्स। वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? रेता नलिकाएं। तो कई बार कंफ्यूज डालने के लिए क्वेश्चन कर देता है कि वर्षण में निम्न में से कौन सी संरचना के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है? और शुक्राणु निर्माण में ये दे देता है शुक्रजन नलिकाएं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रजन कोशिका पढ़ते हैं अपन, कोशिका भी यहीं से निकलेगी, अभी देखना, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन इस लाइन को बना देता है कि शुक्रजन नलिकाओं का मुख्य कार्य है शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु नियंत्रण करना, शुक्राणु का परिवहन करना, या अदर्स कोई काम डाल देगा। तो ध्यान रखना, इकाई है तो इकाई का काम क्या हो गया? मेन काम। और इस इकाई के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखो, अब चीज़ें जुड़ती जाएगी, बेसिक से आप धीरे धीरे जोड़ते जाओ लाइन टू लाइन। एक तो हो गई शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन, और एक हो गई कौन सी? आलंबन। दोनों को लिख रहा हूँ एक बार मैं, दोनों को एक बार लिख रहा हूँ मैं। इसको तो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है, और इसको कहते हैं सर्टोली सेल। कौन सी बोली? स्पर्मेटोगोनियल सेल या सर्टोली सेल। मतलब इसमें इस प्रकार की जो बड़ी कोशिकाएं होती है उनको तो बोलते हैं कौन सी? सर्टोली। ये तो होगी कौन सी? सर्टोली। सर्टोली बोल दो या आलंबन बोल दो, ठीक है। अब
कई बार क्वेश्चन मान लो टिपिकल पूछ लें और भी थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो इस रेता नलिकाओं के भी दो भाग हैं, ठीक है, एल्बुजिनिया और प्रोपेरिया। प्रोपेरिया दो लेयर है इसके अंदर। खैर इतनी डिटेल से आता नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि जिसमें एक नॉर्मल एग्जाम भी पास हो और हाई स्टैंडर्ड वाली भी एग्जाम पास हो, आपको इन फ्यूचर में कभी भी बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं हो, ऐसा पूरा कंप्लीट आपका हो जाए। तो एल्बुजिनिया और प्रोपेरिया में ये दो प्रकार की कोशिकाएं, दो सेल होगी, दो सेल्स। कौन कौन सी प्यारे बच्चों? एक तो शुक्रजन कोशिकाएं और दूसरी आलंबन या सर्टोली कोशिकाएं। लीडिंग को मत शामिल करना, लीडिंग अंदर बाहर हैं, संयोजी भाग के अंदर है, उनका काम ही अलग है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का स्राव करना। देखो जी, देखो अब आगे आओ। इन कोशिकाओं में विभाजन होगा। विभाजन अपन शुक्रजन के समय पढ़ाएंगे बहुत मज़े से। तो उसके द्वारा बनेगा स्पर्म्स या शुक्राणु। तो शुक्राणु निर्माण किसके द्वारा? स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा या शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा। अब शुक्राणु बन गए तो शुक्राणु बनने के बाद उसको सहारा, उसको पोषण और उसको सपोर्ट करने का काम जो है, सहारा प्रदान करने का काम है, वो किसका है? सर्टोली सेल्स का। एक चीज़ और ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सर्टोली सेल के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन आलंबन कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को कहते हैं इनहिबिन। दिख रहा है शायद आपको, बोल रहा हूँ मैं, इनहिबिन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन सर्टोली सेल से। और सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन है ना, वो करता है किसके ऊपर? एफएसएच के ऊपर नियंत्रण। अभी चर्चा की थी अपन ने। एफएसएच टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलेगा और मिलकर क्या करवाएगा? शुक्रजनन करवाएगा। ध्यान दो, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है वहीं लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और एफएसएच कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। वो है कौन सा? गाइनोमेटिक हार्मोन बोल दो या जेनेटिक हार्मोन बोल दो, या इसके अलावा गोनाड्स के ऊपर काम करने वाले हार्मोन दो बताए थे, एलएच ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच तो इसके ऊपर काम करेगा और ये किसके ऊपर काम करेगा? शुक्रजनन पे। और शुक्रजनन के ऊपर और काम कौन करेगा? एफएसएच। तो एफएसएच ज़्यादा ओवर नहीं हो, क्योंकि ये तो शुक्राणु बनाता रहेगा, तो उसका कंट्रोलेशन प्यारे बच्चों कौन करेगा? इनहिबिन हार्मोन। हार्मोन का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन में से आएगा 100%। बिफोर लास्ट ईयर भी आया है, इससे पहले भी आया है, एलएच का पूछा है। तो अब टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन या एफएसएच या एंड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। मैं हार्मोन वाली लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो। पीयूष अपनी मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है जनन के लिए, उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन स्रावित होने वाला कौन सा है? कौन सा? एलएच और एफएसएच। दो हार्मोन है, एलएच और एफएसएच, ठीक है। एलएच का काम नर में टेस्टोस्टेरोन पर नियंत्रण करना और एफएसएच का काम है क्या? टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर शुक्रजनन क्रिया को प्रेरित करना। ये चीज़ आ गई समझ में। टेस्टोस्टेरोन का स्राव लीडिंग सेल से, एफएसएच का स्राव पीयूष से, और इनके ऊपर एफएसएच के ऊपर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा? इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन का स्राव किससे? सर्टोली सेल से। शायद क्लियर होगी सारी चीज़ें आपको, क्लियर होगी ना? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये थी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा जल्दी से एक बार दोबारा देख लो। ये तो आवरण, आवरण के बाद आंतरिक संरचना में संयोजी भाग, लीडिंग सेल, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद मध्य भाग के अंदर या बीच में क्या है? वर्षण पालियाँ, और वर्षण पालियों की संख्या जिनको कह दिया टेस्टिकुलर लॉब्स, और टेस्टिकुलर लॉब्स में 2 से 3 नलिकाएं। नलिकाओं को कह दिया कौन सी? रेता नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और सेमनीफेरस ट्यूबल्स को ही कहते हैं वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। 2 लेयर, एल्बुजिनिया और प्रोपेरिया। प्रोपेरिया की आंतरिक भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियल सेल शुक्रजन कोशिका और दूसरी सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल का के विभाजन से क्या बनेंगे? शुक्राणु। और सर्टोली कोशिकाओं में विभाजन से क्या, विभाजन नहीं, इनका काम क्या हो गया? शुक्राणु
को पोषण देना, सहारा देना, उनका सपोर्ट करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, वो किसका है? सर्टोली सेल का। इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन स्रावित करना जो एफएसएच के ऊपर नियंत्रण करता है, कंट्रोलेशन करता है। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत डिटेल से और बहुत बेसिक से इस टॉपिक को समझाया है। शायद ही राजस्थान के 90% स्टूडेंट होते हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती बायोलॉजी को, लेकिन आज मैंने जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। कुछ चीज़ और इसमें बतानी है तो बोर्ड एक बार पूरा हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अपन इस डायग्राम को पूरा करेंगे। एक बार देखो, हाँ जी बच्चों, उतार लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत गजब की चीज़ थी ये और मज़ा आया होगा शायद आपको पढ़ने में। अब देखो, लीडिंग सेल होगी। अब अपन थोड़ा सा इसके अंदर आगे चलते हैं। देखो, इसकी बड़ी कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं बोली अपन ने? सर्टोली कोशिकाएं। दूसरी कोशिकाएं कौन सी है इसके अंदर? कौन सी है? स्पर्मेटोगोनियल सेल। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझना है और माइंड को कंसंट्रेट करना है। अब देखो कैसे, यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं। जैसे ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ गए, कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो गया और निर्माण शुरू होते ही नई कोशिकाएं बन गई। उन कोशिकाओं को कहते हैं अपन कौन सी? जर्म सेल, जेनेटिक सेल्स या जननिक कोशिकाएं। और जननी कोशिकाओं का नाम क्या दे दिया अपन ने? स्पर्मेटोगोनियल सेल। कौन सी? स्पर्मेटोगोनियल सेल, शुक्रजन कोशिकाएं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये प्राइमरी है, स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही मैच्योरेशन आया, विभाजन शुरू, इन कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजन से इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। देखो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को 8 जगह पढ़ते हैं। शुक्रजनन अलग पढ़ेंगे, टेस्टिस की संरचना अलग पढ़ेंगे और इसकी क्रियाविधि अलग पढ़ेंगे। नहीं, ये चीज़ है ना, ये पिछली बार भी नीट में क्वेश्चन आया है और आपके भी आ सकता है कि ये किस प्रकार से बनते हैं, मतलब उनके बनने का लेवल पूछ सकता है। भाई पहले कौन सी बनेगी, बाद में कौन सी, वो उनको ऊपर नीचे ऑर्डर में वो सेट कराने वाला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली कौन सी है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, PSC ऐसे भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो प्राइमरी है, प्राथमिक है और इसको शुक्रजन कोशिका का है। इसके विभाजन से क्या बने? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। देखो, इंग्लिश ही लिख रहा हूं मैं इनकी और इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें विभाजन फिर होगा, ग्रोथ होगी इनकी और ग्रोथ होगी तो ये बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कौन सी बनेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसके अंदर वो होगा अर्धसूत्री। यहाँ तक समसूत्री था, यहाँ तक समसूत्री था, संख्या बढ़ी है, फिर अर्धसूत्री होगा और अर्धसूत्री से कोशिकाएं बनेगी, नई कोशिकाएं जनरेट होगी, नई सेल जनरेट होगी और उस नई सेल को बोलेंगे अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कौन सी बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। संख्या कितनी होगी? कौन कितने विभाजन होंगे, कितने अर्धसूत्री होंगे, कितने समसूत्री होंगे, मतलब माइटोसिस, मियोसिस, उसकी चर्चा अपन स्पर्मेटो वो चलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन, उसमें बता देंगे। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस विभाजन 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और मियोसिस सेकंड के दौरान, फर्स्ट के दौरान ये और सेकंड के दौरान बनेंगे गोलाकार अचल संरचनाएं, राउंड शेप वाली। इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलोगे? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स का फिर
कायांतरण होगा, इनका रूप चेंज होगा, और छड़ाकार मोटाइल मतलब गतिशील क्या बन जाएंगे, स्पर्म। देखो रे प्यारे बच्चों, देखो रे, आया कुछ समझ में? नहीं आया, चलो कोई नहीं, दोबारा देखो अपने क्या है, आपके लिए ही तो हम। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं यदि आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है बच्चों कि इसको लगातार शेयर करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे 2 बार देखकर अच्छे अच्छे कमेंट करो। ऐसे सर गुड नाइस, इससे कुछ नहीं है। कमेंट्स ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अंदर तक हिल जाऊं, मुझ में एनर्जी और ज़्यादा आ जाए और मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, जहां आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो। आप मेरी ताकत हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरा हौसला हो, आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लगातार मुझे मोटिव करते रहें, मुझे मोटिवेशन देते रहें, मेरी कमियां निकालते रहें और मुझे मतलब एज ए उत्साह के थ्रू मुझे आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। लाइक करें और वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप पे, प्रत्येक की व्हाट्सएप फ़ोटो यही होनी चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट की हज़ारों व्यूज़ एक झटके में आ जाने चाहिए। लाइव में भी ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी जुड़े, ये आपसे विनती है। और वीडियो 2 बार देखने के बाद मुझे कॉल करें या कमेंट्स बहुत अच्छे डालें और मुझे लगातार आप मोटिवेशन देते रहें। आप भी अपने आप में मेरे से मोटिव हो रहे हैं, आप मुझे मोटिव करें, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा तभी अपना काम चलेगा, तभी सिलेक्शन होगा। दोबारा सुनो एक बार, यहाँ तक तो अपन देख चुके इसको कि यहाँ से शुक्राणु बनने हैं और ये सपोर्ट करेगी सर्टोली। तो शुक्राणु बनते कैसे हैं उसकी स्टेप्स को देखना है और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, तो क्यों नहीं अपनी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो गलत नहीं होगा, ये वादा है आपसे। क्योंकि हमने पढ़ा ऐसा ही है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत कुछ करते हैं अपन। देखो जी, ये कौन सी कोशिका होगी? शुक्राणुजन्य कोशिका। हिंदी बोल देता हूँ मैं, बात से आती नहीं है। शुक्राणुजन्य कोशिका, शुक्रजन, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, शुक्राणु पूर्वी कोशिका और शुक्राणु। दोबारा सुनो, शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजनक, प्राथमिक शुक्रजन, द्वितीयक शुक्रजन, शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसु भी बोलते हैं इसको, शुक्राणु प्रसु और स्पर्म। देखो इसका एक फ़ायदा है, हमेशा पेपर की लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है? इंग्लिश। हिंदी वर्ड कोई सा भी आ जाता है, हिंदी में वर्ड चेंज होते रहते हैं, शुक्राणु परसु बोल दिया, शुक्राणु पूर्वी बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में तो यही मिलेगा आपको, स्पर्मेटिड्स। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आता है, बाइलिंगुअल होता है, तो आप तुरंत इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन पिकअप होगा और पिकअप होते ही आपका आंसर सही। तो इंग्लिश जो जिस बच्चे ने पढ़ ली, टर्मोलॉजी जिस बच्चे ने पढ़ ली, गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि और बच्चों से वो 3-4 क्वेश्चन आगे हो गया। और कंपटीशन में प्यारे बच्चों 3-4 क्वेश्चन क्या, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट से आप हजारों सैकड़ों विद्यार्थियों के आगे पीछे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें आप, टर्मोलॉजी हाँ शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, आप हिंदी में प्योर हिंदी में पढ़े हो, लेकिन अपने लिए ये मेन है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखें। मैं भी तो आपको सिखा रहा हूँ, मुझे कितनी जोर लगाना पड़ रहा है हर चीज़ को बताने में, समझाने में, तो आप तो सीख रहे हैं, आपका तो फ़र्ज़ है उसको सीखे। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे तो उस प्रत्येक स्टूडेंट, गरीब हो, अमीर हो, होशियार हो, कमज़ोर हो, जिसकी कैपेसिटी कम हो, ज़्यादा हो, उसके प्रत्येक के दिल तक पहुंचना है और उसकी प्रत्येक दिल की आवाज़ को सुनकर उसको आगे बढ़ाना है। और वो ज़रूर मेरी बात सुनेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो देखो, हिंदी मैंने बता दी। सबसे पहले ये कोशिकाएं कहाँ से मिली आपको? शुक्रजन कोशिकाओं से या रेता नलिकाओं से। उन कोशिकाओं को अपन ने कहा स्पर्मेटोगोनियल सेल। कौन सी बोली? स्पर्मेटोगोनियल सेल। और शुक्राणु जन कोशिका, जिनमें आगे विभाजन से क्या बने? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में ग्रोथ हुई, ग्रोथ से क्या मिली? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या मिली? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से आगे क्या बने? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में कायांतरण हुआ, उससे क्या बन गया? स्पर्म।
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या आया कि निम्न में से कौन सा सही है, ये लो ऐसे दे देता है। अब वही देखता है स्टूडेंट जिसका नहीं पढ़ा हो, यार ये तो सारे ही सही हैं, कौन सा गलत हो सकता है। सही का मतलब क्या पूछ रहा है आपको? उसका स्टेप पूछ रहा है, उसके बनने का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्रम किसका था? स्पर्मेटोगोनियल का। दूसरा क्रम किसका था? स्पर्म मेटोजोआ। तीसरा क्रम किसका है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। चौथा क्रम किसका है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और पांचवा क्रम किसका है? स्पर्मेटिड्स। और छठवें में लास्ट में क्या बन रहे हैं? शुक्राणु। अब वो क्वेश्चन में क्या घुमा देता है? इनको ऊपर नीचे कर देता है और 4 लाइन का क्वेश्चन बना देता है। बोलो, इजी है, सीधा यहीं से उठा के दे देगा, 4 लाइन उसमें से बना देगा और आपको उठा के दे देगा। बोले इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा ऐसा सही है, या कौन सा क्रम है, या कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, आ गई होगी आपको समझ में। अब टेस्टिस के कार्य की बात करें अपन, तो कार्य आपको पता है, एक तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए हार्मोन स्रावित करना, अर्थात क्या अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करना। और दूसरा काम प्यारे बच्चों क्या हो गया? दूसरा काम क्या हो गया? शुक्राणु निर्माण करना या शुक्रजनन करना। शुक्रजनन की क्रिया पर नियंत्रण मैंने हार्मोन बता दिए, आगे और भी बता दूंगा। कब बनता है, कैसे बनता है, कब तक चलता है, थोड़ी बहुत तो आपको इन स्टेप्स के थ्रू बता दिया। बाकी यदि और भी समझ में नहीं आया तो अलग से अपने टॉपिक और चलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। तो वो शुक्र जनन की क्रिया के थ्रू आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। लेकिन बेसिक चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन टेस्टिस आपका कंप्लीट हो चुका। शायद ही किसी भी स्टूडेंट ने, हो सकता है 2-4% स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी डिटेल से और इतने अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ा। हालांकि ऊपर ऊपर से सब पढ़ते हैं, नाम सब जानते हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जोर आता है, गला फटता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये आपके लिए है, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपसे ही उम्मीद, आपके ही सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करते रहें मुझे। आपके लाइक और आपके शेयर और आपके वाचिंग जो स्टेटस हैं, व्हाट्सएप के हो चाहे कुछ भी हो, ये दिखना चाहिए। और स्टूडेंट हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में आने चाहिए, तब जाके एक मज़ा आएगा कि वास्तव में एक क्रांति आई है बायोलॉजी के अंदर। और वो क्रांति लाना आपका काम है, वो जुनून पैदा करना लोगों में और वो पूरे राजस्थान में फैलाना, वो आपका काम है। भाई देखो, अच्छा काम करता है कोई भी, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, उसकी सराहना सब करते हैं, लेकिन अच्छाई को फैलने में समय लगता है और बुराई को फैलने में समय नहीं लगता। तो वो अच्छाई आप है मेरे लिए, और आप उस चीज़ों को फैला सकते हैं। आप एक माध्यम है और मैं आपका माध्यम क्या हूँ? केवल एग्ज़ाम पास करवाना। इसके बाद अपन कभी मिलेंगे, कॉल पे बात होगी, मैंने नंबर आपको दे ही दिए, तो आप लगातार अभी से ही जुड़े, संपर्क में आ जाएं और एज ए फैमिली मेंबर की तरह, एज एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो एज ए फैमिली मेंबर की समझ के हिसाब से ट्रीट करें। और कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो नहीं समझ में आए, या लिखते लिखते, भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई गड़बड़ मैंने बोल दी, मुझसे लिख दिया, तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश तो यही करता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँ और बहुत अच्छे से लिखूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप बीच बीच में गाइडेंस देते रहें, कमेंट्स देते रहें, कमी बताते रहें, अच्छाई बताते रहें, नाइस, हेलो, हाय, श्री राम, जय जवान, जय किसान, इससे काम नहीं। कमेंट्स आए बढ़िया बढ़िया, जिससे चलेगी। हाँ, एक जागरूक टीचर के स्टूडेंट भी बहुत जागरूक है, बहुत एक्टिव है और बहुत ही एनर्जेटिक है। जैसा टीचर उससे भी दुगने बच्चे, ऐसा लगना चाहिए इस राजस्थान के प्रत्येक, और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट भी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी तक के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं इसके माध्यम से। तो उन स्टूडेंट से भी गुजारिश करता हूं मैं कि आपके एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, आपके बोर्ड को फॉलो करते हुए, आपके अदर्स जो बुक्स को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने फ्रेंड सर्किल में, चाहे वो किसी से भी हो, मेडिकल लाइन से हो, नर्सिंग लाइन से हो, या फिर एग्रीकल्चर से लाइन से हो, कोई सा भी बायोलॉजी से रिलेटिव जो एग्ज़ाम है, उसके लगातार उसको ये चीज़ें शेयर करते रहें, लगातार उनको जोड़ें, और तभी मुझे हौसला मिलेगा। आज ये दूसरी क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ। आगे वाली क्लास कल मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मेरा स्टूडेंट जाग गया, सोए हुए शेर जाग गए, और सोए हुए शेर जाग गए तो मज़ा आ गया। और
कल और भी मैं उस ऊर्जा के साथ, इन कमेंट्स को देखकर और भी ऊर्जा के साथ चलूँ आगे, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो आपसे ही यही चाहता हूँ कि आप लगातार इन वीडियो को लगातार फैलाते रहें, आगे बढ़ते रहें और रेगुलर पढ़ते रहें। आप कमज़ोर नहीं हैं, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना कि मेरी पढ़ाई कम है, मैं ऐसा नहीं, आप बेस्ट हैं और आपके लिए हम हैं। तो हम जिसके साथ हैं, हमारा जिसके ऊपर हाथ है, वो किसी से कम नहीं है। मजबूत रहिए, पढ़िए, ईमानदारी से रहिए। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नहीं 2 बार देख के उसको लगातार लाइक शेयर कमेंट के साथ करते हुए उसे शेयर करें। कल दुगने लाइव और दुगने आपके स्टूडेंट इसके साथ जुड़ने चाहिए। आज हज़ारों थे, परसों थोड़े कम थे और इससे के बाद कई हज़ारों हो जाने चाहिए, ये आपसे उम्मीद है। 3 दिन का मैंने आपको वक्त दिया है, तो मैं भी आपको 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ कि ये वीडियो लगातार प्रत्येक व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर छा जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका माध्यम है। आप लगातार इन्हें फैलाते रहें, इन्हें करते रहिए, मेहनत करते रहिए। समझ में आ गई सारी चीज़ें। लास्ट में एक शॉर्ट में सारी चीज़ें इनको ट्रिक बाई में थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें कि टेस्टिस की एक्शनल स्ट्रक्चर में अपन ने कुछ नहीं देखा, स्क्रोटम में उसकी स्ट्रक्चर में देख ली और स्क्रोटम के साथ साथ अपन ने स्क्रोटम के कार्य देख लिए। नहीं बाहर नहीं आए क्रिप्टोकार्डिज्म, नहीं बने एजोस्पर्मिया, पानी भर गया या तरल भाग भर गया, वर्सन हर्निया, और उनको ऑपरेशन से हटा दिया अपन ने, टेस्टिस को कुचल दिया, आर्किडेक्टोमी। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 3 लेयर, वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलसा फोल्डर, फोल्डर के अंदर उभारिया पिंड, पिंड को क्या बोला अपन ने, वर्सन पिंड, उसके अंदर नलिकाएं जिसको क्या कह दिया, शुक्रजन नलिकाएं, रेता नलिकाएं, क्रियात्मक इकाई 2 कोशिकाएं, शुक्राणुजन कोशिकाएं, आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली। शुक्राणुजन कोशिकाओं में विभाजन से शुक्राणु बने, ये तरीका, शुक्राणु बनने का ये तरीका। ठीक है। शुक्रजन क्रिया के स्टेप, स्पर्मेटोगोनियल, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म, ये तरीका बना आपका स्पर्म बनने का। फिर इसके बाद इनको पोषण यहाँ से तुरंत देने का काम किसका हुआ, सर्टोली सेल का, और सर्टोली सेल ने एक हार्मोन भी स्रावित किया, इनहिबिन हार्मोन। तो वर्षण के नॉर्मल कार्य 2 हो गए, शुक्र जनन करना और ये हार्मोन अभी बताया था मैंने लीडिंग सेल के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन। मतलब क्या है ये, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का हार्मोन, इसलिए इसको जनन ग्रंथियों के साथ साथ या जनन अंग के साथ साथ इसको कौन सी ग्रंथि माना जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है, जो जनन ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। दोस्तों धन्यवाद, आपने हमारे को ये वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइस डे। आप लगातार इसको देखते रहें। थैंक यू सो मच।